हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th साइंस फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत बेसिक फोर्स होता है, किस प्रकार न्यूटन ने एक बहुत बड़ी थ्योरी लिख दी एक एप्पल के गिरने के कारण। तो वो सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। हमने देखा था न्यूटन ने कैसे ये प्रूव किया कि मून जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के आसपास घूमता है, किस प्रकार सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो टुडे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस पूरे ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, और जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है वो फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के, और वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। नाउ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू फोर्सेस। अब एक और ख़ास बात है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है उसी के अलोंग लगता है। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस कैपिटल एन एंड स्मॉल एम लाइंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। यहाँ देखिए फिगर में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल एम। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है। ठीक है, नाउ जैसा बोला गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले हमने सपोज कर लिया है, हमने मान लिया इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है एफ। हमने उसको क्या अज्यूम कर लिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ। अब जैसा हमें कहा गया था स्टेटमेंट में कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। तो आप यहाँ लास्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये M इसका मास था, स्मॉल m इसका मास था, तो M इंटू M इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, एंड फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है वो फोर्स। सो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये 1/d स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस जो पीछे हमने ये वाली एक इक्वेशन पढ़ी थी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम, और यहाँ पर हमने दूसरी इक्वेशन पढ़ी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है उसे हम कहेंगे कैपिटल G। कैपिटल G का अर्थ होता है universal gravitational constant। capital G is the constant of proportionality and it is called universal gravitation constant। capital G को क्या कहा जाता है, universal gravitation constant। okay, so this is the value of capital G, universal gravitation constant, and this is the gravitational force। this is the final statement of gravitational force। F is equals to G mm/d स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को लर्न करना है अच्छे से, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, बट ये फार्मूला आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। F इज़ इक्वल्स टू G mm/d स्क्वायर। ऑल राइट,
नाउ अब हम इसी को ही थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये जो डी स्क्वायर है इसको इस एफ के पास ले जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम। ओके, फाइनली यहाँ से हमने g की वैल्यू निकाल ली, तो g का फॉर्मूला बन जाएगा एफ डी स्क्वायर बाय एम एम। ये वही है एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर को ये अरेंज करके हमने ये g का फॉर्मूला निकाल लिया। अब ये जो g का फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, इस g के फॉर्मूले से यहाँ पर आप इसकी SI यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, फिर यहाँ डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद है मास 2 बार है और वो भी नीचे है, डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा किलोग्राम की पावर -2। किलोग्राम की पावर क्या बन गया है ये -2। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो जी की यूनिट है वो हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट की वैल्यूज़ तो हमेशा फिक्स होती है। जैसे पाए नाम के कांस्टेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, पाए जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि पाए की वैल्यू या तो 22/7 होगी या फिर 3.14 होगी। 22/7 को डिवाइड कर लें तो 3.14 आ जाता है। वैसे ही ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब वो जो फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो किसने निकाली थी? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश जो थे वो एक महान फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ही जी की वैल्यू फाइंड की थी। और उन्होंने जी की वैल्यू कैसे फाइंड की थी? बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। एक बैलेंस मतलब तराजू, एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके उन्होंने जी की वैल्यू निकाली थी। और वो जो जी की वैल्यू उन्होंने फाइंड की थी वो था ये जी की वैल्यू थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ये जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी। ओके, नाउ देन देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है कि हर दुनिया के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ये जो लॉ है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा लगता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। सो दिस लॉ इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज़। इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया? क्योंकि ये हर बॉडी के ऊपर, दुनिया में एक छोटे से कंकड़ से लेकर एक बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ जो होती है या सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है, सेलेस्टियल मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, मीटेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है, भले ही वो कितनी बड़ी कितनी छोटी हो, वेदर द बॉडीज़ आर टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, हर बॉडी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। दैट्स वाई दिस लॉ इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ। अब इन्वर्स स्क्वायर, इसको हम इन्वर्स स्क्वायर जो हमने देखा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको ये इन्वर्स स्क्वायर क्या है इसमें? सो सेइंग दैट एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी मीन्स, हमने कहा था फोर्स जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप लोगों को याद है इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब आप लोगों को याद होगा, अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दो क्वांटिटीज़, तो जब भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका मतलब है एक को बढ़ाने पर दूसरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इफ़ डी गेट्स बिगर बाय फैक्टर 6 देन एफ बिकम्स 1/63 टाइम्स। अगर डिस्टेंस की वैल्यू 6 है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो अब 6 का स्क्वायर करेंगे आप, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब f जो होगा, f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 36, यानी कि f जो है फोर्स 1/36 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा फोर्स। दैट मीन्स डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स कम होगा। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर पास हैं तो उनके ऊपर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक दूसरे का ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो उनके ऊपर लगने वाला यूनिवर्सल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम होगा। ओके, अब देखिए ये एग्जाम्पल 10.1 एनसीईआरटी का ही है, ये हम सॉल्व करेंगे। समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है।
द मास ऑफ अर्थ इज़ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। अर्थ का मास हमें दे रखा है 6 इंटू 24 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और मून का मास हमें गिवन है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। ये अर्थ और मून के मासेस दे रखे हैं। नाउ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। अब अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि d, वो हमें दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। अब बताइए अर्थ मून के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना है, वो आपको निकालना है। जी की वैल्यू आप थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पर ले लेंगे, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मास ऑफ अर्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसको कैपिटल M बोल दिया। मास ऑफ मून हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून हमें दे रखा है, बट वो किलोमीटर में दे रखा है। हमें मालूम है कि जो SI यूनिट होती है डिस्टेंस की वो है मीटर, तो इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता ही हमें कितना होता है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है, बट आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है ना। अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, F = G/m/d²। इसमें हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। ये देखिए सबसे पहले G की वैल्यू रख दी हमने, फिर कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ रख दिया है, स्मॉल m यानी कि मून का मास रख दिया है, अपॉन d² मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर किया। और फाइनली इन सबको हमें सॉल्व करना है। कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के रूल यूज़ करें। आप लोगों को मालूम है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m प्लस n, मतलब पावर ऐड हो जाती है ना। वैसे ही जब दो एक जैसे नंबर्स डिवाइड में होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो वो एक्सपोनेंट्स के रूल्स का यूज़ करके जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आपको फाइनली यहाँ मिल जाएगी 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो अर्थ मून के ऊपर लगा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप लोग स्टेटमेंट अभी मैंने समझाया है, उस स्टेटमेंट के साथ फार्मूला डिराइव भी करें। सेकंड है राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अर्थ, उन दोनों के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला यही है, यही वाला फार्मूला लगाना है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, ऑब्जेक्ट का मास m, और d मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो फार्मूला इज सेम। ओके, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंस हैं वो है फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं, नहीं तो हम लोग सब उड़ जाते, पता नहीं कहाँ जाते। लेकिन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है जिसकी वजह से, जिसने हमें अर्थ के ऊपर बांधे हुआ है, जिसके कारण हम अर्थ के ऊपर रुके हुए हैं। ठीक है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के आसपास इसी फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं वो भी इसी फोर्स के कारण रोटेट कर रहे हैं। द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। आपने देखा है समुद्र में जब शाम का वक्त होता है, जब चंद्रमा निकलने वाला होता है, सूरज ढलने वाला होता है, तब बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है। ऐसे ही सुबह सुबह के वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, हाई टाइड्स आती है। तो जो टाइड्स होती है वो भी किसकी वजह से आती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून। अब हमने पढ़ा था कि जैसे अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है वैसे ही मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन क्योंकि मून का मास बहुत कम है तो वो उतने हाई फोर्स से उसको नहीं खींच पाता है। बट अर्थ को तो नहीं खींच पाता है, लेकिन अर्थ पे रखे हुए पानी को वो अपनी तरफ खींचता है, और इसी कारण इतनी बड़ी बड़ी टाइड्स समुद्र में उठती है जब चंद्रमा निकलता है तो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना ना भूलें। Okay, then we will continue in next video. Till then, all the best, good luck.